नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम 67 बीपीएससी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिहार स्पेशल पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक दृष्टि आईएएस द्वारा लिखी गई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक, खुरपी आदि हैं। ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबांध व पैसरा, भागलपुर के राजशेखर व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड की। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। नवपाषाण काल की बात करते हैं, न्यूलिथिक पीरियड। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख हैं, जो चिरांद यानी सारण, मनेर यानी पटना, चेचर व कुतुबपुर यानी वैशाली, ताराडीह यानी गया और सेनुवार यानी रोहतास से मिले हैं। इनमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड की। इस काल के साक्ष्य चिरांद यानी सारण, सोनपुर यानी बेलागंज प्रखंड गया, मनेर यानी पटना, चेचर यानी वैशाली, राजगीर सेनुवार यानी रोहतास और ओरियम यानी भागलपुर से मिले हैं। इनमें काले एवं लाल मृदभांड प्रमुख हैं, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। अब बात करते हैं लौह काल, आयरन पीरियड की। इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का प्रयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर और चिरांद से मिलते हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था, साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। अब बात करते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक युग की। इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट यानी राजा बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम, राहुगढ़ एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम, राहुगढ़ तथा सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार, उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद या करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें इस क्षेत्र को राक्षसी ताड़िका का वास क्षेत्र भी बताया गया है। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगृह, गया तथा पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया है।
हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने का भी उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं महाजनपद काल, महाजनपदा पीरियड की। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय को महाजनपद काल माना जाता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार इस काल के कुल 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध व वज्जी बिहार में स्थित थे। बात करते अंग की। सर्वप्रथम अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी चंपा जो भागलपुर के निकट में स्थित थी। अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि ने की थी के अंतर्गत अंग के लिए वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि उपनामों का प्रयोग किया गया है। यह राज्य वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में विस्तृत था। मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। कालांतर में चंपा इसकी राजधानी बनी। चंपा को ह्वेन सांग ने चेनम्पो कहा है। इस राज्य का पहला आर्य राजा तितुच्छी, जबकि अंतिम आर्य राजा कर्ण जो कुंती पुत्र था उसको माना जाता है। अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया। आपड़, भच्छिय, अस्सपुर तथा चंपा इस राज्य के प्रमुख नगर थे। बात करते हैं वज्जी की। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सरण के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ का राजा या शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चंटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु से हुआ था। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैशाली नमनम दिष्ट मनु का पुत्र ने वैशाली में वैशाल यानी वैशालिका राजवंश की शुरुआत की, जिसमें कुल 33 राजा हुए। 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। सुमति यानी प्रमति इस वंश का अंतिम राजा था। सुमति का दूसरा नाम प्रमति भी है, जो इस वंश का अंतिम राजा था वैशाली। 24वां राजा कौन था? विशाल, जिसने वैशाली शहर की स्थापना की। कुल कितने राजा थे? 33। और जो वैशाल था वैशाली का राजवंश की शुरुआत करता है। मगध बृहदद वंश, इस वंश का संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है, जबकि रिम्पुजय इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वसुमती, गिरिव्रज और कुशाग्रपुर थी। हर्यक वंश, इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसने मगध एवं अंग महाजनपद के मध्य कटु संबंधों को समाप्त किया। राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबारों में थे। बिंबिसार को स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अज्ञातशत्रु, बिंबिसार के पश्चात अज्ञातशत्रु मगध का शासक बना, जिसने वज्जी संघ को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र को राजगृह के स्थान पर राजधानी बनाया। तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया।
इस वंश के शासनकाल में वत्स और कौशल को मगध में शामिल किया गया। कालाशोक शिशुनाग के बाद शासक बना। इसने ही पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी बनाया। नंदवंश, इस वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में महापदम नंद ने की थी। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त की मदद से मगध पर इस वंश के शासन का अंत कर दिया। अब आता है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य, अन्य नाम विष्णुगुप्त के सहयोग से की थी। इसने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है जिसमें पाटलिपुत्र के नगर एवं सैन्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की पूर्ण जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मिलती है। पुरातत्ववेत्ता स्पूनर ने पटना के समीप कुम्भरहार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष खोजे थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके दरबार में डायमेकस एंटियोकस का राजदूत आया हुआ था। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में आजीविक संप्रदाय से संबंधित पिंगल वत्स नामक भविष्यवक्ता भी रहता था। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में राजा बना। ऐसा कहा जाता है कि इसने पद के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति का त्याग कर दिया तथा धम्म को अपनाया। इसके शासनकाल में तृतीय बुद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक द्वारा धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति शांति सद्भाव के प्रचार के लिए की गई थी। तो किसकी नियुक्ति की गई थी अशोक के द्वारा? धम्म महामात्र की। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है। चंपारण, सासाराम तथा बराबर यानी गया से अशोक के शिलालेख मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला भारत का पहला शासक था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका, नेपाल तथा म्यांमार, जो बर्मा कहलाता था उस समय, में अपने दूत भेजे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्र था। इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब आता है शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की तथा स्तूपों का विनाश किया। इस वंश के समय ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। पतंजलि शुंगों के दरबार में शामिल थे। कर्ण वंश, कण्व डायनेस्टी। इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी। कण्व शासकों को भी ब्राह्मण माना जाता है। इस वंश के शासनकाल में मगध का साम्राज्य पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। इस वंश के अंतिम शासकों को आंध्र सातवाहनों ने पद से हटा दिया। अब आता है गुप्त वंश, गुप्ता एम्पायर। श्रीगुप्त इस साम्राज्य का पहला शासक था। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी को इस साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र सम्राट माना जाता है। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद सम्राट बना। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि हरिशेन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय अभियानों तथा साम्राज्य विस्तार के उल्लेख मिलते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इसके अतिरिक्त वह एक प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि तथा विद्या का संरक्षक भी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था।
समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अपना राजदूत गया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए भेजा था। रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसकी उपाधि मिली, 380 से 412 ईस्वी में राजा बना। इसके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा अमर सिंह रहते थे। इसके ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान भारत भ्रमण पर आया हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त 441 से 455 ईस्वी में शासक बना। इसने नालंदा महाविहार, जो कि एक विश्वविद्यालय था, की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत जो कुमारगुप्त बना शासक, जो 441 से 455 ईस्वी तक रहा। और कुमारगुप्त के बाद कौन बना? स्कंदगुप्त बना। भानुगुप्त को अंतिम गुप्त शासक माना जाता है। गुप्त काल में ही बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था। परवर्ती गुप्त शासकों में शशांक ने बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली था। अब बात आती है पाल वंश की, पाल डायनेस्टी। बिहार में पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। इस वंश के शासकों ने बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा दिया। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त ओदंतपुर विश्वविद्यालय भी इसी समय में अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं कर्नाट वंश की। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है, जिसने तिरहुत क्षेत्र पर 1097 से 1147 ईस्वी तक शासन किया। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। जैन धर्म तथा महावीर और बौद्ध धर्म दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं। महावीर द्वारा जैन धर्म को आगे बढ़ाया गया। अब हम देखते हैं जैन धर्म में क्या बताया गया है। इस धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर को जिन्न की उपाधि दी गई थी। बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म, जो महावीर के पिता थे, इनका नाम सिद्धार्थ था, जबकि माता का नाम त्रिशाला था। बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। जैन धर्म, महावीर 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी फल्गु के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। जैन धर्म, महावीर 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के समीप पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में निर्वाण को प्राप्त हुए। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बोधगया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित तथ्यों के विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार DLP के प्राचीन भारत
बिहार के विशेष संदर्भ सहित बुकलेट में देखी। धन्यवाद।